सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज चर्चा का हमारा विषय वह है जो पिछले 3 दिन से देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के मसले पर, उस कश्मीर के मसले पर जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने कश्मीर के 14 चुनिंदा नेताओं के साथ तकरीबन 2 साल के अंतराल के बाद एक सर्वदलीय बैठक की। इसीलिए आज हमारा विषय है इसके संदर्भ में कि दिल से मिटेगी दिल्ली की दूरी। यह विषय भी इसलिए क्योंकि स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आज इस बातचीत के बाद कि हम दिल से चाहते हैं कि दिल्ली के साथ दूरी मिटे। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज राज्य के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ मीटिंग की तो वह मीटिंग को लेकर बहुत उत्साहजनक परिणाम की उम्मीद ज्यादातर लोगों को नहीं थी। हमने पूर्व में चर्चा की थी, तब भी यह बात कही गई थी कि यह केवल एक शगुफा मात्र भी हो सकता है। लेकिन तकरीबन 3-3.5 घंटे तक चली बैठक के बाद जिस तरीके के बयान अलग अलग स्तर पर तमाम नेताओं के साथ आ रहे हैं, उससे ऐसा बोध लगता है कि निश्चित रूप से बर्फ पिघलाने में यह मीटिंग बेहद कारगर रही है। लगभग सभी नेताओं ने इस पहल का स्वागत भी किया और बैठक के माहौल को लेकर संतुष्टि भी जताई। बैठक के दौरान धारा 370 के संदर्भ में केंद्र की बड़ी उपलब्धि यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल माना जा सकता है, उसके प्रमुख नेता उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि धारा 370 के संदर्भ में लिया गया फैसला वापस होना चाहिए, लेकिन इसके संदर्भ में हम कानून के स्तर पर ही काम करने के पक्षधर है। हमने अदालत में इस मामले को दिया हुआ है और अदालत के माध्यम से राहत की उम्मीद हम करते हैं। हम कानून स्वयं अपने हाथ में लेने के पक्षधर नहीं है। यह अपने आप में केंद्र सरकार के लिए बड़े राहत का कदम है कि अब जमीनी स्तर पर लड़ाई के स्थान पर तमाम विपक्षी दल इस बात को कह रहे हैं कि वह देश के कानून के तहत, देश की अदालतों पर भरोसे के तहत किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये थी कि तमाम राजनीतिक दलों ने एक स्वर में यह मांग की कि राज्य के संदर्भ में उसको जो केंद्र शासित क्षेत्र बनाया हुआ है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारत सरकार ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराया कि हम वापस राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसके उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस बैठक के संदर्भ में थी वह थी चुनाव के संदर्भ में। नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहे प्रदेश के अंतर्गत लोगों को नुमाइंदगी मिले विधानसभा के माध्यम से, इसकी मांग हर तरफ से है। भारत सरकार ने अपना नजरिया प्रस्तुत किया कि वहां पे परिसीमन का काम चल रहा है, तमाम दलों के नेता उस परिसीमन में अपनी भूमिका निभाएं और परिसीमन का काम जैसे ही खत्म होता है वैसे ही वहां पर चुनाव कराने की कोशिश की जाए। इसके संदर्भ में 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ परिसीमन के संदर्भ में, वहीं विपक्षी दल खासतौर पर उमर अब्दुल्ला का कहना यह था कि परिसीमन के संदर्भ में ठीक तरीके की नीति नहीं है। पूरे देश के साथ में जम्मू कश्मीर का परिसीमन क्यों नहीं किया गया, कुछ राज्यों को अलग से किया गया। जब आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा है तो उसके संदर्भ में अलग सी व्यवस्था क्यों। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही है वो ये कही है कि परिसीमन के संदर्भ में असम भी शामिल था जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन आपने असम के चुनाव परिसीमन का काम पूरा हुए बगैर जब करा दिए हैं तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप ये शर्त क्यों थोपना चाहते हैं कि परिसीमन कराए बगैर वहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। यह वह प्रश्न है, वह मौलिक प्रश्न है जिसका उत्तर देना निश्चित रूप से केंद्र में बैठी सरकार के लिए कठिन है। बहरहाल इस बैठक से जुड़े हुए तमाम मसलों पर ही आज हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर चर्चा शुरू करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि न्यू ओपिनियंस आर ऑलवेज सस्पेक्टेड एंड यूजुअली अपोज विदाउट एनी अदर रीजन बट बिकॉज दे आर नॉट ऑलरेडी कॉमन। नवीन मतों पर सदैव शंका की जाती है और प्राय उनका विरोध किया जाता है, केवल इसी कारण कि वे अभी सर्वसामान्य नहीं है। जॉन लक के द्वारा जो ये विचार हमें दिया गया, कश्मीर के संदर्भ में जब भी कुछ नया करने की कोशिश होती है उसके साथ संशय के बादल हमेशा ही हमें छाए हुए दिखते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा ये जो नई पहल हुई उसको लेकर भी तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, तो स्वाभाविक था। लेकिन 3 घंटे की बैठक के बाद में जिस प्रकार के स्वर हैं वो एक उम्मीद जगा रहे हैं नई सुबह के संदर्भ में। क्या हमारा ये आकलन सही है या गलत, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी एक बार फिर साथ में हैं। हमारे साथ
शेख नासिर हुसैन साहब भी जुड़ चुके हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के जम्मू और कश्मीर के, और साथ ही हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार विनोद अग्निहोत्री साहब भी हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ताहिर चौधरी जी से ही करते हैं। ताहिर साहब, आपके पार्टी की केंद्र में बैठी हुई मजबूत सरकार के द्वारा नई पहल की गई, उसके बाद जो स्वर निकल कर आए हैं बैठक के, सबने पहल का तो स्वागत किया है, पर लोगों का स्टैंड बदला हो ऐसा कहीं दिखा नहीं। धारा 370 को लेकर अभी भी तमाम राजनेताओं का यह मानना है कि कदम सही नहीं था। चुनाव के संदर्भ में सबका मानना है कि चुनाव तुरंत होने चाहिए, और जहां तक बात है परिसीमन के संदर्भ में उनका कहना है कि यह बहानेबाजी है। क्या कहेंगे डॉक्टर ताहिर साहब आज की बैठक के संदर्भ में, आपका नजरिया? देखिए, आज की जहां तक बैठक थी और कोविड के बाद पहली बैठक ये प्रधानमंत्री साहब ने की जी, और बहुत अच्छी बैठक रही, सभी ने अटेंड किया और जो भी उसके रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव आएंगे। जहां तक कश्मीर की रीजनल पार्टीज की बात की जाती है जी, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पब्लिक में जाने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने के लिए, पब्लिक के बीच में रहने के लिए उनके कुछ सियासी मजबूरियां थी जिनके ऊपर वो स्टैंड रख रहे हैं और वो बार बार इन चीजों को दोहरा भी रहे हैं जी। और जहां तक सरकार की तरफ से जिन चीजों के ऊपर, जिन इश्यूज पे बात की सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाए और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाए और एक पब्लिक की चुनी हुई, आवाम की चुनी हुई सरकार सामने आए और अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर को सामने लाया जाए। चौधरी साहब, आपके यहीं पे आपके द्वारा जो बात कही गई परिसीमन की, इसी मुद्दे को उमर अब्दुल्ला ने उठाया, उस पर आपसे नजरिया चाहिए। परिसीमन का काम न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में भी शुरू किया गया, असम भी उसमें शामिल था। भारत सरकार ने असम में परिसीमन का काम कराए बगैर चुनाव करा दिए सफलतापूर्वक। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आप बड़े गर्व के साथ ये बताते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर के साथ अलग रीति नीति के साथ व्यवहार करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? क्या भय है, क्या डर है, क्या आशंका है जिसके कारण आपको लगता है कि परिसीमन के बाद ही चुनाव कराना ठीक रहेगा? जम्मू कश्मीर के लिए ठीक रहेगा या भाजपा के लिए ठीक रहेगा? नहीं, भाजपा की बात नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात है। जहां तक डिलिमिटेशन की बात आती है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस ट्रैक के ऊपर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और ये प्रोसेस चल रहा है। और डिलिमिटेशन का जम्मू कश्मीर में होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें डिलिमिटेशन होने के बाद क्लियर होंगी। सीटों के बहुत सारे बंटवारे हैं, जैसे कि श्रीनगर में जितनी सीट्स हैं और जम्मू में जितनी है वो आप सब जानते हो। और हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अगर श्रीनगर की 4 सीट्स को भी मिलाया जाए तब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोट ज्यादा आते हैं। बहुत सारे उस टाइम पे जब ये चीजें बांटी गई थी, सरकारें दूसरी हुआ करती थी, जो कुछ पुराना हुआ है वो चीजें इस टाइम पे दोहराने की जरूरत नहीं है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन उन चीजों को प्रॉपर ढंग से एक हिस्सेदारी करने के लिए जम्मू के अवाम को देखते हुए, कश्मीर के अवाम को देखते हुए ये चीजें बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने इस चीज को दोहराया है। उनकी कही हुई बात में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये चीज को घुमाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, जैसे आज ये भी चीजें सामने आ रही थी। ये सच्चाई की बात है, हकीकत की बात है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म होगा और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर इलेक्शन के एक। चौधरी साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि असम में जब चुनाव बगैर डिलिमिटेशन के कराए जा सकते हैं तो यहाँ के संदर्भ में दिक्कत क्या है। लेकिन मैं रवि शर्मा साहब के पास चलूं उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, कुल मिलाकर आज की बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी किस रूप में व्यक्त करेंगे? क्या है आज की बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि? देखिए, आज की बैठक की उपलब्धि मैं यही कहूंगा, प्रधानमंत्री साहब बहुत लंबे टाइम से इस चीज को सोच रहे थे। उन्होंने इस चीज को भी दोहराया कि ये मुझे बैठक शायद जल्दी भी लेनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की बहुत सारी मजबूरियां थी। और आज भी जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स गए हैं, सभी के कोविड के टेस्ट करने के बाद ही उन्होंने मीटिंग अटेंड की है। पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया और बहुत सारी चीजें जो खुले दिल के साथ की गई हैं आज बातें। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ से रीजनल पार्टीज के गए हैं, चाहे उसमें एनसी के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, अपनी पार्टी के, दूसरी पार्टीज के लोग हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे टेबल पे क्लियर हुई होंगी। और मुझे लगता है कि जो आने वाला मौसम जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होगा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा और उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा और अच्छे दिन आएंगे। एक नया जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है हिंदुस्तान के सामने नजर आए, वो नजर आएगा। नया जम्मू कश्मीर नजर आएगा, ये डॉक्टर ताहिर चौधरी का कहना है। हालांकि उनका कहना यह है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सबके सर्टिफिकेट के बाद में बैठक हुई, इससे इतर अभी डॉक्टर ताहिर चौधरी से हमें इस बैठक की दिशा नहीं मिली है। लेकिन रवि शर्मा जी के पास जाऊं इससे पहले मेरे पास कुछ बयान है इस बैठक के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के।
एक बार उन बयानों को सुनते हैं और फिर रविंद्र शर्मा जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे गुलाम नबी आजाद, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 5 मांगे कांग्रेस की ओर से रखी। क्या उन मांगों के पूरे होने की कोई उम्मीद भी रविंद्र जी को है? ये सवाल के साथ हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए वो बयान जो इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं ने दिए। जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज हमने बताई, केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे हटाने के लिए जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े। तो कुल मिलाकर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती अभी भी इस बात पर अड़िग हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। लेकिन रविंद्र शर्मा जी, आपके पास में जो जाना है, 5 मांगे गुलाम नबी आजाद जी ने रखी। उनमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात है, उसमें तुरंत चुनाव कराए जाने की बात है, उसमें रोजगार और जमीन की गारंटी देने के संदर्भ में बात है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वापस लाए जाने की भी बात कही है और राज्य का जो विभाजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर के तौर पर किया गया है उसे खत्म करने की बात कही है। पर धारा 370 के विषय को कांग्रेस ने छोड़ दिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही है रविंद्र जी कि क्या धारा 370 को इतिहास के तौर पर कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, इसलिए गुलाम नबी आजाद साहब ने आज की इस बैठक के अंदर जो 5 बिंदु दिए हैं उसमें धारा 370 का उल्लेख नहीं किया है? क्या कहेंगे रविंद्र जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि 5 अगस्त को जो हुआ उसमें आपने देखा कि सबसे जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वहां अपना पक्ष रखा जी कि जो आप कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है जी, ये प्रक्रिया नहीं है। आपने स्टेट का विभाजन किया, स्टेट को डिस्बैंड किया, स्टेट को डाउनग्रेड किया और स्पेशल दर्जा भी खत्म किया। अब बात एक तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है जी, और सिर्फ बात इसी मुद्दे पे नहीं है, हमने छोड़ा नहीं। हमने कहा कि स्टेट तो फुल स्टेट हुड तो 6 अगस्त 2019 को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। जो उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, उसका माने क्या लगाते हैं आप, वो अलग बात है। इसकी इंटरप्रिटेशन यही है जी कि आप 2019 से पहले भी बात कर सकते हैं। आपने जो किया अपनी मर्जी से एक तरफा किया जी, अगर उसमें कुछ तरमीम या सुधार की जरूरत थी आप बात करते, हो सकता है कांग्रेस पार्टी किसी बात पे सहमत होती, जो जरूरत थी। और उसका बैन जो था वो था जमीन और नौकरी। आज 370 में जो बड़ी बात उसमें थी वो यही थी कि जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरी बाहर का नहीं ले सकता जी, वो बात आज भी हम कहते हैं और हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी की, जो आजाद साहब ने भी वहां कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, आप अंदर क्या बात हुई है 3.5 घंटे में वो मैं नहीं जानता अभी तक, लेकिन यह उसका मतलब मायना यही है कि आप किसी न किसी रूप पे उस स्पिरिट को जो है वो आप खुद दे दे तो अच्छी बात है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन दूसरी बात यही है जो जॉब और लैंड की बात है वो कहीं ना कहीं उसी बात पे मेल खाती है, इसलिए उसको त्यागा नहीं है। पहली बात, हाँ उसमें कई चीजें हो सकता है
कि जो चीजें आज के संदर्भ में सूट ना करती हों, जी लेकिन उस पर सरकार चर्चा करे। अगर सरकार और बाकी दल भी चर्चा करे तो उस पर चर्चा होगी कि हाँ क्या एतराजात है, क्या चीज उसमें जो है, जैसे महिलाओं का कानून था तो हमारी और पीडीपी की सरकार थी, हाई कोर्ट ने फैसला किया कि महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रखिए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस एसएलपी गई, गवर्नमेंट ने वापस की, असेंबली ने पास किया, अपर हाउस में हमने उसको रोक दिया जी कि ठीक है महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रखिए। आज भी यथास्थिति यही है कि जम्मू कश्मीर की जो बेटी बाहर शादी होती है अब उसका अधिकार छीना नहीं जाता, ये कानून आज भी है। तो 2019 से पहले भी था यही कानून, क्योंकि 2014 से पहले ये स्थिति थी, 2008 से पहले ये स्थिति थी, तो उसको रखा गया कि ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है तो उसको रख लीजिए। इसी तरह कुछ और भी हो सकता है कि छोटी मोटी तरमीम की जरूरत, तो हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल रेडी होंगे। रवि जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि आज की इस बैठक के माध्यम से केंद्र में बैठी हुई सरकार देश को यह संदेश दे पाने में कामयाब रही कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उसने जो रोड मैप बनाया था वो उसमें कामयाब हो रही है? जो लोग तिरंगा न उठाने की बात कर रहे थे, अगर धारा 370 के संदर्भ में कदम उठाया गया, जो लोग खून की नदियां बह जाने की बात कर रहे थे, वो सारे लोग 2 साल बाद उसी सरकार के साथ एक टेबल पर बैठे, इत्मीनान से बैठे, तसल्ली से बैठे, तसल्ली से बात की। क्या देश को संदेश नहीं गया कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो राह चुनी है वो उस राह पर कामयाब होती दिख रही है? क्या कहेंगे रवि शर्मा जी, क्या देश को संदेश केंद्र सरकार दे पाने में कामयाब रही या नहीं? देखो, हमने तो कभी देश की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं किया, ना ऐसा कोई बयान, ना ऐसी कोई बात की जी। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास जम्मू कश्मीर में भी है, जो सारा रोल किया है, इसलिए हम उन चीजों से कभी ना सहमत थे ना हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि ये एक स्पेशल दर्जा दिया गया था उस स्थिति में, और जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा कि मुस्लिम बहुमलीय ये क्षेत्र था और पाकिस्तान इसी बुनियाद पे बना था। और जिन्ना साहब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इसी कश्मीर में जिन्ना को जवाब दिया था कि हमको 2 नेशन थ्योरी पे विश्वास नहीं, हम सेकुलर भारत के साथ रहेंगे। इसलिए उस संदर्भ में विश्वास बहाली में ये कानून रखा गया। हालात स्थितियां बदली जी और हालात खराब हुए, शायद उस प्रावधान को जो है वो उस तरीके से अमेंड नहीं, उसकी कई अमेंडमेंट्स हुई। राष्ट्रपति और सदर रियासत और प्रधानमंत्री का नाम कलेक्शन जो है उसको कांग्रेस ने बदला, इसकी जरूरत नहीं थी। आज भी शायद किसी बात पे तरमीम होती, बात होती, अगर इसी तरह से शायद कोई कश्मीर की पार्टियां भी कहती कि इस कानून में कितनी तरमीम हो सकती, लेकिन आपने जिस तरीके से किया उससे दिल पर ठेस पहुंचाया। और आज अगर आप कहते हैं कि मजबूरी से जैसी तैसे बात तो उन्होंने की, हर पार्टी ने की, उस बात पे भी की, छोड़ा तो नहीं उनका मुद्दा, लेकिन आप जो जबरदस्ती करके करना चाहते हैं, फिर भी तो जमहूरियत में विश्वास करते हैं। और जिनको आप कल तक देशद्रोही, पाकिस्तान समर्थक, आतंकवादी समर्थक कहते थे, उनके साथ आप बैठे, उनको रिहा भी किया, उनको बुलाया भी, ये अच्छी पहल है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान और टेररिज्म के खिलाफ खड़े होकर के चुनाव लड़ते थे, देश का झंडा उठाते थे, देश के आइन की हलफ उठाते थे, वो पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? वो पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? रवि शर्मा जी इस नजरिए के साथ में है कि जिन लोगों को कल तक पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा था, भारत के खिलाफ बताया जा रहा था, आखिरकार सरकार को उन्हीं लोगों के साथ बैठकर बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसको किस रूप में देखा जाए, ये उनकी तरफ से सवाल है। मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले शेख नासिर हुसैन साहब के साथ संवाद बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाकी पार्टियों के रुख में और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के रुख में हमेशा ही थोड़ा अंतर रहता है। जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं ये तो नहीं पता, पर बाकी हिस्सों में महबूबा मुफ्ती के बयान कहीं ना कहीं उनके पाकिस्तान के प्रति झुकाव की ओर इशारा करते हैं। शेख नासिर हुसैन साहब, आपसे समझना चाहता हूं, बाकी देश से अलग जो धारा बहती है उसके साथ में महबूबा मुफ्ती दिखाई देती हैं। क्या मजबूरी है ऐसी जिसके चलते उनका पाकिस्तान के बगैर कोई बयान पूरा ही नहीं हो पाता? आज भी बातचीत पूरी हुई, बातचीत के बाद केवल और केवल महबूबा मुफ्ती हैं जो अभी भी पाकिस्तान से बातचीत की बात कह रही हैं। क्या मजबूरी है जिसके कारण से इसके बगैर बात हो नहीं सकती? देखिए, ये मजबूरी इसको आप नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है जी, वो सबसे उसका जो बुनियादी पहला
जो पॉइंट है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से शांति बहाल हो। जी आपको मैं बता दूं 2002 में जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत खराब थे और जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जम्मू कश्मीर के वजीर आला बने, तो जम्मू कश्मीर में ये इतिहास गवाह है, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई और शांति जब बहाल हुई उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में विकास हुआ। क्योंकि किसी भी राज्य में किसी भी जगह में अगर आप विकास चाहते हो तो सबसे पहले वहां शांति चाहिए, वहां पीस चाहिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो कहना है कि पाकिस्तान के साथ बात करो, अभी जब वो मीटिंग से बाहर आई थी उनका जो बयान, अभी आप भी उसको प्ले कर रहे थे, उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा कि मैंने आज मीटिंग में भी ये बात कही है कि अगर आप चाइना के साथ बात कर सकते हैं, अगर आप तालिबान के साथ बात कर सकते हैं, तो आपको पाकिस्तान के साथ बात करने में क्या इतराज है? आप बात तो करते हो, बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल रही है, आपने सीज फायर तो करवाया है, लेकिन जनता के सामने ये मानने के लिए क्यों आप तैयार नहीं हो कि पाकिस्तान के साथ बात करके जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल किया जा सके? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 या 35A था, उसे भले मरकजी सरकार ने खत्म कर दिया और ये कहा जाने लगा कि जम्मू कश्मीर में अब शांति होगी, जम्मू कश्मीर में विकास होगा। अफसोस की बात यह है कि धारा 370 के हवाले से वो लोग बात करते हैं जिन्हें इस आर्टिकल 370 के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों से अगर पूछी जाए, जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि धारा 370 यहाँ के गरीब के लिए, यहाँ के किसान के लिए, यहाँ के गरीब जो स्टूडेंट है या जो यहाँ रोजगार चाहता है या जो अपनी जमीनों की यहाँ प्रोटेक्शन चाहता है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन एक परसेप्शन पूरे देश में बनाया गया कि शायद जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान ये एक रोड़ा है, और इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया गया कि अब ही 5 अगस्त के बाद ही जम्मू कश्मीर का मुकम्मल तौर पर विलय भारत के साथ होगा। हम इस बात को मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा, चाहे 5 अगस्त से पहले की बात हो या 5 अगस्त के बाद की बात हो। आर्टिकल 370 को हटाने से या उसको रखने से जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान के रिश्ते खत्म नहीं होने थे, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि नहीं, धारा 370 जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान जो है वो एक बहुत बड़ा रोड़ा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जो आज भी महबूबा जी ने कही, कि अगर आपने धारा 370 के साथ छेड़छाड़ करनी थी, अगर आपने इसको एब्रोगेट करना था, तो इसकी एक प्रक्रिया थी जो आपके कानून की किताब में लिखी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम राजनेताओं को आप हिरासत में रखते हैं, 3 मुख्यमंत्री जिनके साथ आज टेबल पर बैठकर प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ बात कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि 2 साल पहले आपने इन्हीं नेताओं को जो आज आपके पास थे, भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर सबको अपनी हिरासत में रखा था। और जो जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान एक रिश्ता था, आज भी लोगों के दिलों में भारत के लिए मोहब्बत है, लेकिन कहीं ना कहीं खराश जरूर पैदा हुई थी 5 अगस्त के बाद। ये माना जाने लगा कि इस तरीके से हम पर फैसले थोपे जा रहे हैं, हमारी मर्जी के बगैर, यहाँ के लोगों को पूछे बगैर। आप इंटरनेट सेवाएं साल भर बंद करते हो, आप मुख्यमंत्रियों को 1-1 साल तक नजरबंद रखते हो, तो जाहिर सी बात है जबरन अनडेमोक्रेटिक वे में आप एक फैसला लेते हो। तो कहीं ना कहीं जो खराश दिलों में पैदा हुई थी, आज की जो मीटिंग हुई उससे मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की एक शुरुआत है ये। ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग से सारा कुछ हल होना है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि आर्टिकल 370 और 35A पर बात नहीं होगी, जबकि पीडीपी ने पहले कहा था कि इन पर बात होगी, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और महबूबा जी ने आज इसी मुद्दे पर बात की, भले ही मरकज माने या न माने, लेकिन ये साफ कर दिया कि हमारा संघर्ष पीसफुल तरीके से और डेमोक्रेटिक वे में कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम जम्मू कश्मीर को वो स्पेशल स्टेटस दे। मेरी तो आज यही एक आशा है इस आज की मीटिंग के बाद कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता शायद प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझे, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी समझते थे, वो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की जो भावनाएं उनको समझे, और जो उन्होंने हमसे जबरन छीना है वो उन्हें ठीक इसी तरीके से एक दिन बुला करके हमें वापस कर दे। लेकिन जब तक वापस नहीं होगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये आज़्म है, उनका ये फैसला है कि तब तक बड़े पुरअमन तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शेख साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार की पहल ने आपका जो एक गुपकार अलायंस है उसके अंदर एक सेंध लगा दी 2 मुद्दों के संदर्भ? उसके संदर्भ में फारूक अब्दुल्ला जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये गुपकार गठबंधन का बयान नहीं है, ये महबूबा मुफ्ती जी की अपनी निजी राय है। एक दूसरा, धारा 370 के संदर्भ में उमर अब्दुल्ला साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो भी कुछ करना है अब अदालत में ही होना है और अदालत के माध्यम से ही होना है, हम इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम अभी भी सड़कों पर इसके संदर्भ में विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध जारी रखेंगे। मत भिन्नता दिख रही है। क्या गुपकार गठबंधन, जिसका गठन ही केंद्र सरकार की रीति नीति के खिलाफ हुआ था,
2 साल के भीतर ही केंद्र सरकार के तौर तरीकों ने आपके गठबंधन में सेंध लगा दी, मानेंगे या इंकार करेंगे? गुपकार अलायंस टू पीपल्स अलायंस पर गुटका डिक्लेरेशन बिल्कुल बात ठीक है कि ये बना इसीलिए था जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसकी रेस्टोरेशन के लिए 35A की रेस्टोरेशन के लिए ये अलायंस बना। और ये अलायंस आज ये अलायंस के दरमियान कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन आज जो बैठक हुई, बैठक में चूंकि बैठक में जाने से पहले गुपकार अलायंस की एक मीटिंग बाकायदा तौर पर हुई और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि पहले तो ये तय होना था कि शायद गुपकार की तरफ से फारूक साहब या कोई एक ही सदस्य जाएंगे, लेकिन बाद में ये फैसला हुआ क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को इंडिविजुअली तौर पर बुलाया गया है, तो सभी जाकर के गुपकार की जो डिमांड्स है उनके साथ साथ अपने पॉलिटिकल पार्टीज का जो अपना लाएअमल है, अपना जो मैनिफेस्टो वो भी प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया, जो उन्हें चाहे मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद में दिया, उन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मौकफ लोगों के सामने रखा। और फारूक साहब जो कहते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहुत जल्दी मुझे लगता है कि गुपकार डिक्लेरेशन, गुपकार अलायंस जो है वो प्रधानमंत्री की बैठक से वापस आकर के कश्मीर में बैठ करके बात करेंगे और गुपकार डिक्लेरेशन, गुपकार अलायंस की तरफ से एक जॉइंट प्रेस नोट जरूर आएगा और ये लोगों के सामने साफ किया जाएगा कि गुपकार डिक्लेरेशन, गुपकार अलायंस जो है वो प्रधानमंत्री की बैठक से क्या उम्मीदें लेकर के गए थे और आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो शेख साहब का कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए गुपकार अलायंस के नजरिए के संदर्भ में। लेकिन मैं चलता हूं विनोद अग्निहोत्री जी के पास और विनोद अग्निहोत्री जी से समझना चाहता हूं कि आज की इस बैठक के माध्यम से क्या महसूस कर रहे हैं बतौर पत्रकार विनोद अग्निहोत्री? केंद्र सरकार की बड़ी सफलता इस रूप में कि 2 साल के बाद अपने फैसले को धारा 370 और 35A के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के नेताओं से सहमति हासिल कर पाने में कामयाब रही केंद्र सरकार, एक टेबल पर बिठाकर। और उस बैठक के दौरान धारा 370 के मुद्दा न बन पाने को लेकर क्या कहेंगे विनोद जी? सबसे बड़ी सफलता क्या इस रूप में नहीं देखेंगे आप? आपने शायद म्यूट का बटन दबा रखा है विनोद जी, आपसे आग्रह है कि उसे अनम्यूट कर दें। हिमांशु जी, मैं आज की बैठक को जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक दल है जी, वो और केंद्र सरकार के बीच में किसी प्रतिद्वंदिता के तौर पर नहीं देखता हूं कि कौन सफल हुआ कौन असफल हुआ। मैं इसको एक कलेक्टिव फॉर्म में देखता हूं कि आज बर्फ पिघली है और वो पक्ष जो 2 साल से एक दूसरे के प्रति जिनके भीतर अविश्वास था, ट्रस्ट डेफिसिट था, गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग कहा जाता था, जो नेता नजरबंद थे, बातचीत की प्रक्रिया बिल्कुल बंद थी, संवादहीनता थी, आज वो बर्फ पिघली है, वो संवादहीनता टूटी है और बातचीत की टेबल पर वो सारे नेता आए हैं जिनको हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने या हमारे जो कश्मीर के बाहर के तमाम लोगों ने, उनमें से बहुत लोगों को पाकिस्तानी एजेंट कहा, बहुत लोगों पर तमाम तरह के लांछन लगाए। आज भारत सरकार ने उन सारे लोगों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की और ये माना कि कश्मीर का प्रतिनिधित्व यही राजनीतिक दल, यही राजनीतिक लोग करते हैं। उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, उसमें पीडीपी के नेता भी शामिल हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी शामिल हैं, कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, उसमें तारिगामी साहब जैसे लोग भी हैं, उसमें सज्जाद लोन जैसे लोग भी हैं, उसमें मुजफ्फर बेग साहब जैसे लोग भी हैं। तो ये भारत सरकार ने एक तरह से कलेक्टिव लीडरशिप को मान्यता दी है, ये एक अच्छी बात है। और जो बात आपने कही 370 को लेकर के बजाय इस मीटिंग को डिस्टर्ब करना किया जाता कि आज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़े हो जाते हैं कि जब तक 370 आप उस पर कमिटमेंट नहीं करेंगे तब तक हम बैठेंगे, भाग नहीं लेंगे, वो उनका बचकानापन होता। उन्होंने एक तरह से एक सेफ पैसेज निकाला कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक मामला है, वो कोर्ट में जो फैसला होगा उसके बाद हम अपना जो है तय करेंगे। तो ये मुझे लगता है बीच का रास्ता निकला है, इसको इस रूप में ही देखना चाहिए। किसकी जीत हुई किसकी हार हुई ये न देख करके हमें मानना चाहिए कि भारत की जीत है, ये कश्मीर की जीत है और भारत के लोगों की जीत है कि एक साथ एक टेबल पर बैठे हैं। जो लोग वहां बैठे थे वो भी इस देश के हैं और जो भारत सरकार है वो भी इस देश की सरकार है। तो पहली बात मैं इस रूप में इसको देखता हूं। दूसरी बात, जो महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है, तो मैं कोई महबूबा मुफ्ती का प्रवक्ता नहीं हूं, न मैं उनका वकील हूं। मैं एक पत्रकार के तौर पर यह कहता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि आज की बैठक में पाकिस्तान को शामिल करूं, कि आज की बैठक तो इंटरनल मसले पर हो रही थी, कश्मीर के परसीमन को लेकर बात हो रही थी, विकास को लेकर हो रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए और पाकिस्तान से हमारे बैक चैनल तो बातचीत हो ही रही है, जिस तरह सीज फायर हुआ है। इसके अलावा हमारे 2 प्रधानमंत्री पाकिस्तान जो है, एक प्रधानमंत्री बस लेकर के गए थे, एक प्रधानमंत्री लाहौर से वापस लौटते हुए जो है अचानक गए थे। इसके अलावा कारगिल के बाद हमने मुशर्रफ को दिल्ली आगरा बुलाया था।
तो पाकिस्तान से बात करने की अगर वो बात करें तो कोई देश विरोधी बात नहीं कही है। और वैसे भी कश्मीर के मुद्दे पर ये भारत सरकार का स्टैंड है शिमला समझौते के बाद कि जो मतभेद है वो बायलैटरल इश्यूज है, जिन पे जब कभी बात होगी पाकिस्तान को हम अपनी भाषा में बात करेंगे, हम ये कहेंगे पाकिस्तान से कि आतंकवाद बंद करिए और उसके बाद हमसे बात करिए। तो पाकिस्तान से बात करना कोई जो है या बात करने के लिए कहना ये कोई देश विरोधी वक्तव्य नहीं है, जैसा मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है। तो इसलिए बार बार महबूबा मुफ्ती को उसको लेकर कटघरे में खड़ा करना वो उचित नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो कश्मीर की राजनीति है उसमें कभी कांग्रेस उससे ज्यादा एग्रेसिव कश्मीरी पॉलिटिक्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो कई बार उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा देश में प्रभाव नहीं था तब कांग्रेस के लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई बार जो है एंटी नेशनल बोल देते थे। शेख अब्दुल्ला तो 15, 16, 17 साल जेल में ही रहे। उसके बाद मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती साहब से मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत मिलना था जब वो गृह मंत्री थे वीपी सिंह की सरकार में और मुजफ्फरनगर से एमपी थे। मैं उसमें नवभारत टाइम्स का मेरठ में था, तो मैं मुफ्ती साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता था। वो पूरी तरह से हिंदुस्तान के प्रति उनका कमिटमेंट रहा है और भारतीय गृह मंत्री रहे हैं। तो उनकी विरासत लेके महबूबा मुफ्ती राजनीति कर रही है। तो कश्मीर के जो कश्मीरी राजनीति का जो दबाव है तो कई बार उनको इस तरह के बयान देने पड़ते हैं, क्योंकि जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, जो सीमावर्ती राज्य है, चाहे पंजाब हो चाहे कश्मीर हो, वहां अमन चैन के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। वहां के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से अगर शांति रहेगी तो उन राज्यों में डेवलपमेंट होगा, सीमावर्ती गांवों में शांति रहेगी, किसानों को अपने खेतों में जाने में आसानी रहेगी, व्यापार वगैरह ठीक चलेंगे। अगर तनाव होगा तो सीमा पर गोलियां चलेंगी, घुसपैठ होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो उनको समस्या होती है। ये बात हम लोग नहीं समझ सकते जो 1000-2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं बॉर्डर से, दिल्ली में या भोपाल में या लखनऊ में या पटना में। ये सीमावर्ती राज्य के लोग ही समझ सकते हैं। तो हमको जब कश्मीरी नेता कोई बयान देते हैं तो हम कश्मीर के बाहर के हिंदुस्तान के लोगों को उस नजरिए से देखना चाहिए, ना कि एकदम से उनको हम विदेशी ठहरा। ये वो लोग हैं, देखिए जब 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि चुनाव नहीं होंगे, होने नहीं दिए जाएंगे, गोली चलेगी, तब इन नेताओं ने जान पर खेल करके, इनके कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दे करके कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करवाई, चाहे वो नरसिम्हा राव जी का समय हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय हो। और वहां चुनाव हुए, बार बार लगातार चुनाव हुए। मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री बने, फिर महबूबा जी मुख्यमंत्री बनी, उसके पहले फारूक साहब मुख्यमंत्री बने। तो ये चुनाव हुए, चाहे कितने % वोट पड़े हो, तो दुनिया को संदेश गया कि कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रक्रिया बहाल हुई है। तो इसमें इन पार्टियों का भी योगदान, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी कुर्बानी दी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, कांग्रेस के, सबने। तो इन सबको एंटी नेशनल नजरिए से देखना बंद करना चाहिए। ये सब भारत के लोग हैं, मतभेद लोकतंत्र में होते हैं। और इसी नजर से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा गृह मंत्री जी को कि 2 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम सबको बुला करके जो बातचीत की है, जो बर्फ पिघली है, कश्मीर का मसला उलझा हुआ मसला है, उसमें एक मीटिंग से कुछ नहीं होगा। आज तो खाली उबाल निकला है, आज तो एक दूसरे में जो समाधीनता थी वो निकली है। आगे और बातचीत के दौर होंगे और कुछ न कुछ, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जो कश्मीर को अमन और चैन की तरफ ले जाएगा। रही बात 370 की, उसका मसला सुप्रीम कोर्ट में है, तो जाहिर है जब अगर मसला सुप्रीम कोर्ट में है तो बाहर तभी हल हो सकता है जब दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष अपने रुख से हटे, या तो सरकार कहेगी अच्छा ठीक है 370 हम बहाल कर रहे हैं, या ये जो पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जो 370 के पक्ष में है, वो अपना वापस ले सुप्रीम कोर्ट से कि भाई हम सरकारी बात मान रहे हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ही उस पर फैसला करेगा। उसी मैं थोड़ा विनोद अनुदी जी थोड़ी स्पष्ट बात के साथ में आपसे संवाद करना चाहता हूं। ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम सब लोग अच्छी बात करें। पीडीपी का बहुत अच्छी कोशिश हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोले बहुत अच्छी शुरुआत है, विनोद अनुदी जी भी साधुवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, आपने बात की है। लेकिन क्या वाकई इतना साफ सुथरा मामला है, या कुल मिलाकर दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर नतीजे पहुंच गए कि अपने पुराने स्टैंड पर बने रहने में बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए अब अपने स्टैंड को बदलने का समय आ गया है। जो लोग बात कर रहे थे तिरंगा नहीं उठाएंगे अगर धारा 370 हटी, जो लोग कह रहे थे कि खून की नदियां जम्मू कश्मीर में बह जाएंगी अगर धारा 370 को हाथ लगाया, वो लोग बात करने के लिए आ रहे हैं। जो लोग गुपकार गैंग कहकर ही संबोधित करते थे, वो गुपकार गठबंधन के सम्मानित सदस्यों के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। क्या इसलिए कि समझ में आ गया है कि वक्त को वापस नहीं लौटाया जा सकता, सरकार को चुनाव कराना है, परिसीमन के तहत कराना है, उस परिसीमन के तहत कराना है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद एसोसिएट मेंबर हैं और शिरकत नहीं कर रहे हैं। सरकार बताना चाहती कि परिसीमन में सबकी भागीदारी है, और इन नेताओं के संदर्भ में समझ में आ गया 2 साल की नजरबंदी और जेलबंदी के बाद में कि अब आगे बढ़ने के लिए मिलकर ही चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी खरी बात कहें, क्या कहते हैं विनोद अनुदी जी, वाकई इतना अच्छा है, या कुल मिला के हालात ने मजबूर कर दिया है दोनों पक्षों को एक टेबल पर आने के लिए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा इसीलिए हुआ है कि हालात ने मजबूर कर दिया है जी।
और हालात ही तय करते हैं कि आपको क्या रुख लेना है। जब आप फुटबॉल मैच खेलते हैं, जिस वक्त मैच खेलते हैं इस वक्त तो एक दूसरे के खिलाफ खूब शॉट लगाते हैं, लेकिन जब मैच खत्म होता है तो एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं कि भाई चलो मैच हो गया। तो ये स्थिति ऐसी हमेशा इसमें भी होती है। देखिए, जिन लोगों ने कहा कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे अगर 370 हटी, वो उस वक्त एक पोजीशन लिए हुए थे, कश्मीर की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, घरेलू राजनीति को एड्रेस कर रहे थे। जो लोग गुपकार गैंग कह रहे थे, गुपकार नेताओं को, वो देश के दूसरे राज्य, कश्मीर के बाहर जो राज्यों की राजनीति है उसको एड्रेस कर रहे थे। अब वो सारे कारण खत्म हो गए हैं। अब कश्मीर के लोग भी, कश्मीरी नेता भी समझ गए हैं कि भाई भारत सरकार ने एक फैसला ले लिया है तो हमको कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता शुरू करना है। और भारत सरकार ने भी समझ लिया है कि कश्मीर में अगर कोई अमन चैन की बात करनी है तो यही प्रतिनिधि है, क्योंकि डीडीसी के चुनाव भी हो गए, उनसे कोई नया नेतृत्व तो आया नहीं जिनसे आप बात करेंगे। तो बात किससे करेंगे? बात उन्हीं से करेंगे जो स्थापित नेतृत्व है। तो कुल में, और ये सारे लोग ऐसे हैं, देखिए भाई महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी है, फारूक अब्दुल्ला साहब जो है एनडीए में रह चुके हैं, वाजपेयी जी के साथ जो है उमर अब्दुल्ला मंत्री रह चुके हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मंगल ग्रह से या पाकिस्तान से आए हुए लोग, ये लोग कश्मीर के ही हैं। एक बात मैं हिमांशु जी बता दूं आपको कि धारा 370 हटाने से पहले की बात है, जब कश्मीर में पत्थरबाजी का दौर बहुत चरम पर था, तो मैं भारत सरकार के उच्च शीर्ष स्तर पर बैठे एक व्यक्ति से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई कश्मीर में आप बातचीत वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं? और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग उसमें रोज जो है बड़े उग्र बयान देते थे और बराबर ये बात होती थी कि बातचीत होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि रोज इस तरह हो रहा है, बातचीत करनी चाहिए। तो एक पत्रकार के नाते मैंने उनसे पूछा, मैंने कश्मीर नीति क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए 70 साल से तो बातचीत हो रही है, क्या निकला बातचीत से? अब हमें जो है थोड़ा सा अपने तरीके से काम करना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपका नजरिया है। उसके बाद मैंने कश्मीर में तैनात रहे बहुत शीर्ष स्तर के पूर्व खुफिया अधिकारी से बात की, बड़े मशहूर हैं वो। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, उनका कर लेने दीजिए इनको, लेकिन आखिरकार बातचीत की टेबल पे ही आना पड़ेगा, और बातचीत की टेबल पे आना पड़ता है। तो आज वो मुकाम आ गया कि बातचीत की टेबल पर सब लोग बैठे, और रास्ता बातचीत से निकलता है। वाजपेयी जी के समय भी अडवाणी जी की कई दौर की बातचीत हुर्रियत के नेताओं से हुई थी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हुआ था, और तब चुनाव हुए थे। और 2003 में जब मुफ्ती साहब कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे, तो बातचीत जो शुरू हुई है निश्चित रूप से इससे सार्थक नतीजे आएंगे। और आज की ऐसा नहीं कि आज ही से एकदम कल से वहां सूरज निकल आएगा, कोई नया, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है जो शुरू हो गई है, बातचीत की टेबल पर आए हैं। लेकिन केंद्र सरकार की इस उपलब्धि को कंपटीशन के तौर पर भले ही ना देखें, पर केंद्र सरकार की उपलब्धि तो सामने है कि बातचीत की टेबल पर जो लोग आए हैं वो केंद्र की नीति की शर्तों के तहत ही आए हैं। जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 पर ही सबसे पहले बात होगी, वहां धारा 370 कानून के तहत अदालत के हवाले करते हुए बाकी विषयों पर बात हुई। लेकिन डॉक्टर ताहिर चौधरी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि 2 साल में क्या तीर मार दिया आपने जम्मू कश्मीर में? लोगों के दिल जीतने की बात कर रहे थे, व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे थे, नियंत्रण की बात कर रहे थे। एक 14 नेताओं को दिल्ली में लाकर बैठक करने की नौबत क्या आई? इंटरनेट की सेवाएं सस्पेंड करने की नौबत आ गई। जानना चाहता हूं आपसे, क्या कुल मिलाकर 2 साल में केंद्र का दर्जा देकर इतनी उपलब्धि हासिल कर पाए हम कि एक बैठक के कारण इतना डर गए, इतना कांप गए कि वहां के इंटरनेट की सर्विस को आपने 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया? क्यों? देखिए, श्रीनगर के जो हालात, श्रीनगर का जो मौसम है, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ और दोपहर को कुछ। आपने देखा अभी हाल ही में एक दुकानदार को गोली मार देगी, एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया गया मिलिटेंट्स के द्वारा। बहुत सारी चीजें श्रीनगर की घटनाओं में घटती हैं। सरकार की तरफ से, सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि कश्मीर के आम आवाम को कैसे महफूज रखा जाए। इन चीजों को देखते हुए, जब आपको याद होगा 2019 में भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बैन किया गया, स्पेशली वैली के अंदर, और उन्हीं चीजों को देखते हुए जो आज का दिन था, ये मेरा यही तो सवाल है डॉक्टर ताहिर जी, जब आप धारा 370 हटा रहे थे उस समय का जो माहौल था और आज का जो माहौल है, तो 2 साल में आपने क्या प्रगति की? 2 साल पहले भी आप यही कदम उठा रहे थे और एक बैठक दिल्ली में बयान दिया जा रहा है कि दिल्ली से दूरी कम करना चाहते हैं, दिल की दूरी खत्म करना चाहते हैं। और दहशत इतनी है कि अगर 14 नेता दिल्ली की ओर आ गए तो पूरे के पूरे कश्मीर के लोगों को इंटरनेट की सर्विस रोकने के माध्यम से आप अपना इकबाल दिखा रहे हैं। तो हासिल क्या किया 2 साल में, और क्या कायम किया इकबाल आपने अपना? ये सवाल है आपसे। हिमांशु जी, आप चीज को बड़ा घुमा फिरा के कह रहे हो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं जी। जब प्रधानमंत्री साहब की सोच की बात आती है, उनका हमेशा झुकाव कश्मीर की तरफ से रहा। हमने कभी दूरियां बढ़ाई नहीं, हमने हमेशा दिलों को जोड़ने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कश्मीर की तरफ रहती है, हमारे कार्यकर्ता कश्मीर की तरफ रहते हैं। और ये भी एक बड़ी दुख की बात है
कि पिछले बहुत सारे सालों में अगर कश्मीर में जितना खून खराबा हुआ है तो उसमें अगर एनसी के भी कार्यकर्ता लीडर्स गए हैं, पीडीपी के भी गए हैं, कांग्रेस के भी गए और भाजपा के भी लीडर्स का खून वहां पे बहा है। और आम जो आदमी है, वहां का आम जो लोग हैं, उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं। माओ के बेटे चले गए हैं, बहनों के शोहर चले गए, बहुत कुछ कश्मीर में हुआ है। उन चीजों को देखते हुए देखिए, कश्मीर में ऐसा कुछ है कि हालात खराब करने के लिए कश्मीर में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कभी भी गोली चल सकती है, कभी भी किसी को मारा जा सकता है न्यूज बनाने के लिए, क्योंकि जो शरारती लोग बैठे हैं, जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग वहां पे रहते हैं, वो न्यूज बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि हमें आम आदमी की सुरक्षा चाहिए, कश्मीरियों की सुरक्षा चाहिए, कश्मीरियों के बेहतर जी। फिर से मैं अपने सवाल को दोहराता हूं और कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधी सी बात यह कि पहले आपके द्वारा लगभग तस्वीर यह बताई जाती थी कि कश्मीर में जितनी भी समस्याएं हैं, कश्मीर में जितनी भी परेशानी है, कश्मीर में जितनी भी अराजकता है, कश्मीर में जितनी भी अंधेर कर दिया, उसके मूल में धारा 370 है। ये धारा 370 हटेगी, फिर देखो कैसे हमारा खेल होता है। धारा 370 हटे हुए 2 साल हो गए और अभी भी हालत यह है कि 14 नेता अगर दिल्ली बैठक करने के लिए आ गए तो इतनी दहशत में आप आ गए कि आपने इंटरनेट की सर्विस सस्पेंड कर दी। मेरा सवाल मात्र इतना है कि क्या धारा 370 हटा के 2 साल में इतना ही इकबाल बना पाए हम? ये आपसे सवाल है। या आपको लगता है कि धारा 370 को ही सारी समस्या जो समझ रहे थे कहीं ना कहीं चूक थी, समस्याएं और भी हैं? देखिए, समस्याएं धारा 370 तो थी जी। 370 से जो हटने के बाद जो कुछ चेंजेस जम्मू कश्मीर में आई हैं वो सामने दिख रही हैं। आपने देखा कोविड के टाइम पे खेतों में जाके हमारे किसान भाइयों को वैक्सीनेशन हो रही है, उनके घरों में जाके वैक्सीनेशन हो रही है। तो अगर धारा 370 नहीं हटती तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को वैक्सीन नहीं लगती? क्या वहां की सरकारें लोगों को जम्मू कश्मीर के अंतर्गत वैक्सीन नहीं लगाती? खेत में अगर वैक्सीन लग रही है तो इसलिए लग रही है कि अब धारा 370 नहीं रही, इसलिए खेत में जाके वैक्सीन लग जा रही है। अच्छा जी, देखिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने बात शुरू की है। अभी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीर का यूथ, कश्मीर का अवाम आज की डेट में सब खेल समझ चुका है कि एनसी ने उनको क्या दिया, कांग्रेस ने उनको क्या दिया, पीडीपी ने उनको क्या दिया। ये आप बात रहने दीजिए। कश्मीर में आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं। कश्मीर की 99% पॉपुलेशन हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है, हिंदुस्तान के साथ खुश है। फिर भी वहां पे कुछ लोग हैं जो बीच बीच में पाकिस्तान का राज लाभ के वहां पे नौजवानों को, वहां के यूथ को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी वजहें हैं। आप कभी कश्मीर में आइए, मैं आपके साथ चलूंगा। कश्मीर के हालात के ऊपर आपको जमीनी सतह पे आपको हालात जमीनी स्तर पर डॉक्टर ताहिर जी हमें अवगत कराएंगे, लेकिन जो सवाल था वो सवाल अपनी जगह मौजूद था कि अगर सब कुछ इतना बदला है तो इतनी दहशत क्यों? लेकिन मैं रवि शर्मा जी आपके पास वापस लौटता हूं और भारत सरकार की आज की बैठक की सबसे मुखर कोशिश पर आपका नजरिया जानना चाहता हूं। भारत सरकार की आज की पूरी बातचीत में फोकस इस बात पर था कि परिसीमन का काम चल रहा है, उसमें सभी राजनीतिक दल सहयोग करें और जब परिसीमन का काम हो जाएगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि इस पहल के संदर्भ में, इस आग्रह के संदर्भ में, इस कोशिश के संदर्भ में कांग्रेस क्या नजरिया रखती है? परिसीमन के बाद चुनाव, सहमत आप? पहला सवाल। और दूसरा, परिसीमन की प्रक्रिया के अंतर्गत भागीदारी करने के लिए, हिस्सेदारी करने के लिए क्या कांग्रेस तैयार? 2 चीज आपसे। देखिए, बात यह है कि वाशु जी, परिसीमन के लिए कानून है। हम जो चाहते हैं पारदर्शिता से परिसीमन हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन परिसीमन भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि 2011 का सेंसस जो है उसके मुताबिक जो है वो 15 लाख से ज्यादा आबादी कश्मीर की ज्यादा दिखाई गई। वो कहते थे कि हम जम्मू के साथ इंसाफ करेंगे, भेदभाव है 70 साल से, उसको दूर करेंगे। और 2001 के सेंसस में जरूर वोटर जम्मू का ज्यादा था, लेकिन 2011 में जो पॉपुलेशन है, तो कानून जो है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ड्राफ्टा लिखा है, उसमें लिखा है कि पॉपुलेशन को देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी कंपैक्टनेस को देखा जाएगा, कनेक्टिविटी को देखा जाएगा और ये सारे पैमाने देख करके पारदर्शिता से परिसीमन हो। इंसाफ करें, हम इनके साथ हैं। जो खिता इंसाफ का हकदार है हो, लेकिन जो आप कहते रहे 70 साल कि आप गुमराह करते रहे, आज आपने उसी 2011 के सेंसस पे लिखा के डिलिमिटेशन करिए। तो हम ये सवाल तो खड़ा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। दूसरा कि हम चुनाव के लिए हर वक्त तैयार हैं और इन्होंने डीडीसी चुनाव किए, सबने भाग लिया, चाहे जिनको इनके कदम पे 2019 के कदम पे एतराजात भी हैं थे और रहेंगे, और उसके बावजूद
उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया, हमारे नेता अंदर थे, कईयों को नजरबंद रखा गया। इवन में उसके लिए पीडीपी जो नेशनल कांग्रेस के नेता भी अंदर थे, हाथ बांध करके, टांग बांध करके घोड़े को कहते हो आप मुकाबला करो। फिर भी 280 में से इनको 74 सीटें मिली और जम्मू कश्मीर में उन्होंने देख लिया कि बहुमत नहीं मिल सकता, चाहे जितनी मर्जी पार्टियां तोड़ के नहीं बना लें। और उसके बाद अल्टीमेटली इनको आना पड़ा, उन्हीं मुख्य धारा की पार्टियों से बात की। विचार अलग हो सकते हैं, हम उनसे सहमत नहीं है कई बातों पे, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस से भी कई बातों पे हमारे मतभेद हैं। हम देश की बात पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। किसी को प्रोवोकेटिव बयानात नहीं देने चाहिए, चाहे वो कश्मीर की कोई पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बेहुदा बयानात इनके आते रहे, जो आपने सुने 7 साल में, जिनके साथ सत्ता में बैठे उनको गालियां निकालते हैं, और उनको गालियां निकाल करके आपने बहुमत लिया कि बाप बेटी की सरकार को रोकना, बाप बेटे को रोकना, फिर चुनाव इकट्ठा हो गए। और उसके बाद फिर आज भी अगर आप वही काम शुरू करेंगे तो इस वार्ता का नतीजा नहीं निकलेगा। कल जरूरी नहीं है कि कश्मीर का युवा, आज की जो लीडरशिप है वहाँ रिवोल्ट भी हो सकता है, अंदर सिमरिंग डिसकंटेंट है। विनोद अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छी खूबसूरत बातें की, मुझे पसंद है कि ठीक बात है। बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, हमें थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ, कोई पाकिस्तान की ज्यादा बात करे, ऐसी प्रोवोकेटिव बात करे, वो हमको भी पसंद है, लेकिन आप अपने अधिकार की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर, मर्यादा में रह करके उसको सुनना चाहिए। कल तक जिन लोगों को आपने अंदर ठोका था, आप हुकार गैंग कहते हो, इतने लोग मुख्यमंत्री आप कही। शर्मा साहब, आप मुझे थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं। मैंने जो सवाल किया आप उस पर नहीं बोले। मेरे आपसे 2 स्पष्ट सवाल हैं। एक, परिसीमन की कार्रवाई जो चाहिए केंद्र सरकार ने कि आप उसमें हिस्सेदारी करेंगे। एक, दूसरा, परिसीमन के बाद ही चुनाव होंगे, इस फैसले के साथ या इस फैसले के खिलाफ? हमने ये भी कहा कि फुल स्टेटहुड चुनाव से पहले दीजिए। गुलाम नबी आजाद साहब की बात आपने सुनी, आपने कहा, हमने ये नहीं कहा। जो 5वीं बात उन्होंने कही थी वो थी कश्मीरी पंडितों की, और दूसरी बात कही चुनाव की, स्टेटहुड के बाद चुनाव, और परिसीमन की बात है। परिसीमन चल रहा है, उसको हम यही चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से हो, फेयर हो, तो लोगों को लगे कि परिसीमन जो है वो ठीक हो रहा है। डीसी से बात करके नहीं होता, लोगों से बात करके कनेक्टिविटी भी देखिए, टोपोग्राफी भी देखिए, जियोग्राफिया भी देखिए, और उसके मुताबिक करिए। हम कमीशन की जो हम तो मेंबर है नहीं, क्योंकि हमारा कोई सदस्य नहीं है, लेकिन जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कमीशन हमको नहीं बुलाएगा, हम जबरदस्ती जाएंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे कि महाराज ये पैमाना है कानून में लिखा हुआ, इसके तहत करिए। बीजेपी के आईने से मत देखिए, बीजेपी का आईने से नहीं देखिए, चुनाव तुरंत कराए जाए, परिसीमन के अंतर्गत लेके हिस्सेदारी करेंगे, ये रवि शर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो अधिकार है और उसमें अपना पक्ष रखना चाहेंगे और एक ईमानदारी से परिसीमन हो, यह अपेक्षा रवि शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता होने के कारण से व्यक्त करते हैं। लेकिन शेख नासिर हुसैन साहब, आपके पास लौटता हूं मैं और आपसे समझना चाहता हूं, परिसीमन और चुनाव के संदर्भ में धारा 370 हटने के बाद चुनाव कराए जाएंगे, क्या पीडीपी इस कोशिश के साथ है? पहला सवाल। और दूसरा, परिसीमन के संदर्भ में क्या परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आपका विश्वास है? 2 सवाल आपसे। देखिए, जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उसमें ये साफ रखा गया कि अब अगले चुनाव से पहले डिलिमिटेशन होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से अभी तक बेशक डीडीसी के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कराए, केंद्र ने कराए, लेकिन डीडीसी के चुनाव के दौरान भी आधी से ज्यादा लीडरशिप जो थी वो नजरबंद थी। डीडीसी के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये अनाउंसमेंट की, केंद्र ने अनाउंसमेंट की कि डीडीसी के चुनाव जो है वो नॉन पार्टी बेसिस होंगे, फिर एकदम से दोबारा से उन्होंने कहा कि नहीं आप पार्टी बेसिस पर होंगे। पंचायती राज एक्ट में जितने भी आज तक चुनाव हुए, चाहे पंचेस, सरपंचेस पे, डीडीसी पे, वो पार्टी लेवल पर नहीं हुए थे। दरअसल उसके पीछे क्या इनका एजेंडा था वो हर कोई जानता है, लेकिन जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, अभी तक डिलिमिटेशन में पीडीपी तो इसका कोई हिस्सा है नहीं। और रही बात डिलिमिटेशन के बाद या डिलिमिटेशन किस प्रकार से हो और इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट या हमारी पार्टिसिपेशन किस हद तक रहेगी, या डिलिमिटेशन हो उसके बाद चुनाव हो, तो क्या पीडीपी इस चुनाव के हक में है? देखिए, आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सभी पार्टीज को दिल्ली आमंत्रण किया, दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती साहब, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी
जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कमेटी हमारी पार्टी में है, वो इस तरह के फैसले लेती है। ये एक स्टेट सेक्रेटरी या एक पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो इस कैपेसिटी में नहीं भी, और ना मुझे इस तरह की बातें करनी चाहिए कि क्या, क्योंकि ये अभी वक्त से पहले वाली बात है। अब कल आज जो मीटिंग थी, कल तक कुछ तरह तरह की बातें हो रही थी, कुछ लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। हमने जो कहा था वो आज भी वहां बोल के हम बाहर आ गए हैं। लिहाजा डिलिमिटेशन के बाद चुनाव के हवाले से ये हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ही फैसला करेगी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि पीडीपी कोई क्या कहते हैं अपना सेपरेटिस्ट जमात नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और चुनाव पे यकीन करती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने चुनाव लड़े हैं और आइडिया ऑफ इंडिया को पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी जो भी राजनीतिक दल उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रमोट किया है, प्रोपोगेट किया है। तो जाहिर सी बात है चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते चुनाव में हिस्सा लेना हमारा जो है वही हमारा वैश्विक काम और लोगों के जो है जहां तक मसले मसाइल उनको उजागर करना। लिहाजा इस वक्त ऐसा कहना कि क्या डिलिमिटेशन में पीडीपी डिलिमिटेशन किस नजरिए से देखती है या पीडीपी डिलिमिटेशन के बाद चुनाव को किस नजरिए से देखती है, ये कबल वक्त कोई कहने की बात होगी। अभी नहीं कहना चाहते शेख नासिर हुसैन साहब, उसके लिए अपनी पार्टी के स्पष्ट फैसले का इंतजार करना चाहते हैं। लेकिन एक बिंदु पर आपकी टिप्पणी और लेता हूं और फिर मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। नासिर साहब, इस बैठक में जितने भी राजनेता शामिल हुए, एक मांग के संदर्भ में सब एक स्वर में थे कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। भारत सरकार ने इससे कभी इंकार भी नहीं किया। भारत सरकार ने कहा, पहले भी कहा था, उचित समय आने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। आज भी कह दिया, उचित समय आने पर दर्जा दे दिया जाएगा। बतौर एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता आपसे जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात में वो कौन सी खामी है जिसके कारण से केंद्र को लगता है अभी उचित समय नहीं है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में। क्या शेख नासिर हुसैन साहब इस संदर्भ में कोई नजरिया साझा करेंगे या इसके लिए भी अपनी पार्टी की कार्यसमिति की बैठक होने का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक स्टेटहुड के रेस्ट्रिक्शन की बात है, जिस दिन आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई थी, गृह मंत्री ने उस दिन ही कहा था कि जैसे जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होंगे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दोबारा दिया जाएगा या ना दिया जाएगा, पीडीपी ये कहती आई है और आज भी कहा है, कल भी हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था उसे रेस्टोर किया जाए। स्टेटहुड की बहाली एक कॉन्फिडेंस मेजर हो सकता है। पीडीपी की नजर से स्टेटहुड की बहाली को हम एक कॉन्फिडेंस मेजर कह सकते हैं। हमारा फाइनल गोल वो नहीं है जो मरकज खुद आके कह रही है, जब केंद्र सरकार खुद आके कह रही है हम आपको देंगे, तो हमें यहाँ से जाके उस डिमांड को रखने का मुझे नहीं लगता कोई पर्पज बनता है। बल्कि हमारा शुरू से रहा है कि आर्टिकल 370 की रेस्ट्रिक्शन के लिए पीडीपी हमेशा से वादाबंद है। मरकज तो खुद कहती आई है कि राज्य को, अलबत्ता आप जो पूछना चाह रहे हैं कि अभी ऐसे कौन से हालात नहीं है कि मरकज वो देना नहीं चाहती, मुझे लगता है इसका जवाब ताहिर साहब बड़े बखूबी दे सकते हैं कि मरकज ही, केंद्र ही, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ही कह रही है कि अभी समय उचित नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें। असल में केंद्र ये चाहता है कि जब जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल जी इस डिमांड को लेकर के आएंगे कि हमें आप स्टेटहुड बहाल करें। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, ये बार्गेनिंग है मरकज की तरफ से। जब उन्होंने हमसे 370 ले लिया, 370 के साथ उन्होंने यूटी बनाया। यूटी इसलिए बनाया कि अब अगर नेगोशिएशन टेबल पर भी आने की बात होगी तो हम यूटी और स्टेटहुड के लेकर के नेगोशिएट करेंगे। 370 को हम सेकंड स्टेज पर रखेंगे, यानी इसको उस पर बात नहीं होगी। ये सिर्फ एक नेगोशिएशन के लिए, एक बार्गेन के लिए मरकज ने जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में तब्दील किया था। केंद्र तो खुद चाहता है। बड़ा ही एक अलग नजरिया शेख नासिर हुसैन साहब ने इस चर्चा में निकाल कर दिया है कि जो यूटी का दर्जा दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश का, वो दरअसल भविष्य में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ में मोलभाव करने के लिए एक पैंतरा है कि अगर आप धारा 370 की बहाली चाहते हो, विशेष दर्जा चाहते हो, तो उसे छोड़ दो, केवल पूर्ण राज्य का दर्जा ले लो। कुछ आपने छोड़ दिया, कुछ हमने छोड़ दिया, इसके तहत मोलभाव करके नतीजे पर पहुंचने की शायद मंशा है। यह नजरिया शेख नासिर साहब ने दिया है। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास वापस लौटता हूं और जानना चाहता हूं कि आज की बातचीत के संदर्भ में किसी भी पक्ष ने असंतोष जाहिर नहीं किया। यह अपने आप में इस बातचीत की बड़ी उपलब्धि है, चाहे वो केंद्र है और चाहे विभिन्न राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व आज की बैठक में कर रहे थे। आने वाले समय के संदर्भ में क्या आहट सुन रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी? क्या बातचीत विधानसभा चुनाव का एक फॉर्मेट आज की बातचीत के आधार पर तय हो गया है? परिसीमन और परिसीमन के बाद चुनाव, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, केंद्र सरकार की कोशिश है
कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जल्दी से जल्दी बहाल हो जी, क्योंकि आप अंतहीन समय तक राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन वहां नहीं लगाए रख सकते हैं जी, कभी न कभी आपको राजनीतिक प्रक्रिया तो बहाल करनी ही होगी जी, क्योंकि आप अपने संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं और दुनिया के प्रति भी जवाबदेह हैं। दुनिया को भी हमें संदेश देना है कि कश्मीर में हालात सामान्य है। 370 का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म करने के बाद, और वो हालात सामान्य का संदेश तभी जाएगा जब वहां एक राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हो और राजनीतिक प्रक्रिया के तहत एक निर्वाचित सरकार हो। अब उसके पहले परसीमन हो जाए, उसके पहले जो है राज्य का दर्जा बहाल हो जाए, तब चुनाव हो या पहले चुनाव हो, बाद में होता रहे, ये सब चीजें जो है निटी-ग्रिटीज हैं। ये जो मुख्य चीज है राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हो, मुख्य उद्देश्य वो है, पहले हो या बाद में हो, ये अभी बातचीत के और दौर मुझे लगता है होने चाहिए या होंगे, उसमें तय होगा। एक बात शेख नासिर साहब ने जो कही है, मैं भी इनकी इस बात से, मेरा भी एक तरह से दृष्टिकोण रहा है कि जब इतना बड़ा फैसला भारत सरकार ने किया, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया और 370 से 35 से हटाया, तो जाहिर है ये कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि जब कभी हम नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे हैं तो भाई जो सामने आए हुए हैं उनको कुछ देने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो हम कह देंगे भाई राज्य का दर्जा बहाल कर रहे हैं आपके लिए, और वो पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस में आश्वासन है होम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का कि हम समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, यानी एडमेंट नहीं है कि उसको हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाए रखना चाहेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, एक रणनीति के तहत ये चीजें फैसले लिए जाते हैं। आज की बैठक में संतोष इसलिए व्यक्त किया गया दोनों पक्षों की तरफ से कि कम से कम पहली बैठक अगर 3.5 घंटे चली है तो बातचीत हुई है, दिल का गुबार निकला है, गिले शिकवे दुख आपस में एक दूसरे से हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब प्रधानमंत्री जी से मिले होंगे तो उन्होंने जरूर कहा होगा कि भाई हमारे आपके इतने पुराने रिश्ते हैं और हमको आपने इतने नजरबंद रखा, उन्होंने कुछ गिला शिकवा किया होगा, कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा, तो ये सब चीजें जो है चली होंगी। तो जाहिर है जब गिले शिकवे दूर होते हैं, गुबार निकलता है, तो आगे का रास्ता खुलता है। तो अगर आज ही असंतोष की स्वर आने लगते मान लीजिए तो आगे का रास्ता बंद हो जाता। अगर आज ही वहां नेता लोग जो है झगड़ा करने लगते कि नहीं पहले 370 पे आश्वासन दीजिए, पहले राज्य बहाल कीजिए तो हम आगे की बात करेंगे, और भारत सरकार कहती नहीं हम तो अभी परसीमन पहले कराएंगे, चुनाव देखा जाएगा, तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आज की बातचीत जो है ये एक अच्छे वातावरण में अच्छे जेस्चर के साथ पूरी हुई है। इसका मतलब है कि आगे का रास्ता खुल रहा है और आगे एक सीधा सवाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, बार बार ये बात कही जा रही है उचित समय आने पर राज्य का दर्जा दे देंगे। उस उचित समय का मायने क्या है, ये मैंने शेख नासिर हुसैन साहब से पूछा था, उन्होंने कहा था कि आप डॉक्टर ताहिर से पूछ लें, लेकिन मैं डॉक्टर ताहिर के पास नहीं जाना चाहता, आपके पास जाना चाहता हूं और इसका उत्तर के साथ ही आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या उचित समय का आशय भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, क्योंकि दिल्ली के संदर्भ में लगातार अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचंड बहुमत से आते रहे और जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करती थी, उसने जो आधा अधूरा भी उसका अधिकार होते तो उन पर भी कैंची चला दी। आपसे जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पूर्ण राज्य की जो शर्त है उचित समय के संदर्भ में, क्या वो भाजपा के बहुमत के साथ जुड़ी हुई है? क्या विनोद अग्निहोत्री जी इस पर कोई टिप्पणी करना पसंद करेंगे? देखिए, हर फैसला जो है उसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ अवश्य होते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जब फैसला करता है तो उसके राजनीतिक निहितार्थ होते हैं कि, और भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो तो हर फैसला अपने राजनीतिक निहितार्थ के तहत करता है जी। ये भाई राजीव गांधी ने जब लालडेंगा के साथ समझौता किया था तो उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान की थी, आप याद कीजिए। उन्होंने अपनी निर्वाचित सरकार कुर्बान करके लालडेंगा को मुख्यमंत्री बनाया था और लल्थनवाला को उप मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि राष्ट्र हित में जरूरी था ऐसा करना। तो भाई आसाम का जब अकॉर्ड किया तब भी अपनी सरकार उन्होंने वहां पर जो दांव पे लगाई थी। तो वो या तो वो चीज हो रही, लेकिन मौजूदा हमारा जो निजाम है वो राजनीतिक निहितार्थ के तहत फैसले करता है, ये तो जग जाहिर है। अब रही बात भाजपा की सरकार बनने की, तो परिसीमन की जो स्थिति है वो इसीलिए अटक रही है क्योंकि अभी जो पावर बैलेंस है वो घाटी के पक्ष में है। अभी जो सीटों की संख्या है वो घाटी में ज्यादा है, जम्मू क्षेत्र में कम है अभी, और जो नए परिसीमन के मानदंड है उनके तहत जब सीटें दोबारा आएंगी तो हो सकता है पावर कुछ बदली हुई परिस्थितियां हो, लेकिन राजनीतिक निहितार्थों से इंकार नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम अपनी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर के संदर्भ में बर्फ आज पिघल गई। दो पक्ष जो अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे वो अपनी जिदों को छोड़कर साथ बैठे हुए दिखे, और साथ बैठे में भी तनावग्रस्त नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए दिखे। उम्मीद है मुस्कुराहट का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और जम्मू कश्मीर जिसके संदर्भ में हर भारतवासी के मन में कुछ अतिरिक्त भाव रहते हैं, उसे ज्यादा अपनापन,
ज्यादा आत्मीयता का भाव आने वाले समय में महसूस होगा। उम्मीद करते हैं दोनों पक्ष अपने राजनीतिक हितों की चिंता करने के साथ साथ राष्ट्र की भी चिंता कर लेंगे और कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो केवल उनके राजनीतिक हित के लिए नहीं बल्कि देश हित के लिए भी होंगे। इस कामना के साथ आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर, जो बात हमने उम्मीद के तहत व्यक्त की उसी के तहत, इसमें एक शब्द है बर्क। बर्क का अर्थ बिजलियां, कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी ने जो ये शेर हमें लिख के दिया था वो कश्मीर के संदर्भ में है। कश्मीर के संदर्भ में हालात कितने भी कठिन कभी भी क्यों न रहे हों, एक कुल मिला के कश्मीर जो हमारे लिए गर्व का हिस्सा है वो खुशहाल हर हाल होकर रहेगा। इस कामना के साथ मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।